बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रोफेसर ज़ुहैबुर रहमान अपने नए लेक्चर के साथ हाज़िर। स्टूडेंट्स, हम बीएससी मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 4 सेंटर ऑफ मास एंड ग्रेविटी पढ़ रहे हैं। आज हम इस सिलसिले में क्वेश्चन नंबर 19 इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे और समझेंगे। स्टेटमेंट आपके सामने है कि अ लैमिना इज़ बाउंडेड बाय द एस्ट्रॉयड एक्स इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा एंड वाई इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा। फाइंड द सेंट्रॉयड ऑफ इट्स पोर्शन दैट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वेश्चन की स्टेटमेंट हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन उससे पहले दो चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी हैं। पहली चीज़ ये कि पिछले कुछ क्वेश्चंस में कुछ लोगों की तरफ से, कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से ये कन्फ्यूजन आई कि कई मुख्तलिफ़ फार्मूले जो हैं वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं 2 मिनट के लिए आपका टाइम लूँगा कि जब भी याद रखें, अगले क्वेश्चंस में भी ये चीज़ आएगी और आज के क्वेश्चन में भी ये चीज़ आ सकती है कि जब भी हमने मालूम करना हो सरफेस ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। इस बुक का जो स्कोप है दैट इज़ ऑलवेज एक्स वाई प्लेन, राइट। इसमें हम z 3 डायमेंशन को डील नहीं कर रहे, इसलिए एक्स वाई प्लेन तक ही हम रहते हैं। तो उसका फॉर्मूला आएगा हमारे पास x बार सेंट्रॉइड का, वो होगा इंटीग्रल x इंटू वाई स्क्र डी एक्स डिवाइडेड बाय इंटीग्रल वाई स्क्र डी एक्स। दूसरा फॉर्मूला है, ये तो था ना कि सॉलिड चीज़ थी, सॉलिड बॉडी थी। अब अगर है कि रेवोल्यूशन जो है वो रेवोल्यूशन ऑफ द कर्व इन हॉलो फॉर्म। अब अगर हॉलो फॉर्म में होगी तो फिर उसका फॉर्मूला होगा एक्स बार इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स वाई इंटू डी एस डिवाइडेड बाय इंटीग्रल वाई डी एस। और अगर यही चीज़ एक्स वाई प्लेन में हो, ठीक है जी, रेवोल्यूशन ऑफ कर्व, रेवोल्यूशन ऑफ द कर्व इन एक्स वाई प्लेन, तो फिर क्या स्टेट बनेगी? फिर इसका फार्मूला होगा एक्स बार इज इक्वल टू, सेम होगा, सिर्फ ये हो जाएगा कि एक्स वाई इंटू डी एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाय इंटीग्रल वाई डी एक्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने करना क्या है कि आपका काम है कि ये समझना कि कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सी फिगर, कौन सी शेप आपको दी गई है, तो वो किस कैटेगरी में फॉल कर रही है। जिस कैटेगरी में फॉल करेगी 1, 2, 3, उसी के अकॉर्डिंग आप उसका रेस्पेक्टिव फार्मूला यूज़ करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप कि अब इस डिटेल से आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। दूसरी बात मैंने यही करनी है जो हस्ब मामूल करता हूँ आज का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाले हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वॉलीज फार्मूला इस क्वेश्चन में यूज़ होने वाला है, वो जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, उसकी एप्लीकेशन आएगी, तो मैंने सेपरेट लिख के रखा हुआ है, वो मैं आपको उस वक्त डिस्प्ले कर दूंगा ताकि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो उस मौके पर आप वीडियो को स्टॉप करके भी उसको पॉज करके उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने के बाद इसको अप्लाई कर सकेंगे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि एक लैमिना है जो कि बाउंडेड बाय द एस्ट्रॉयड है, उसे एक एस्ट्रॉयड की मदद से बाउंड किया गया है। हमने एस्ट्रॉयड का जो वो पोर्शन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है उसका सेंट्रॉयड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम एस्ट्रॉयड को ढूंढते हैं कि वो होता क्या है। तो इसको करने के लिए मैं सबसे पहले तो यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ एक सर्कल। ये सर्कल ड्रॉ किया और फिर इसके ऊपर मैंने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस भी ड्रॉ कर दिया।
ये आ गया हमारे पास। इसको हम क्या देते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। अब ये पॉइंट हम ले लेते हैं, फर्ज किया ओरिजिन, जिसकी कोऑर्डिनेट है 0 0। अगर ये रेडियस यहाँ तक ए है तो ऑफ कोर्स ये वाला रेडियस भी ए ही के बराबर होगा। अब अगर ओरिजिन ओ से लेके यहाँ तक ए डिस्टेंस है तो फिर ये पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ए, और वाई इस लाइन पे 0 होता है तो वो ए 0 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर पॉइंट बी है तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इस पूरे वाई एक्सिस पे, एक्स की वैल्यू हमेशा 0 होती है तो वाई जो है वो ए हो जाएगा। तो ये हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए। अब हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि एस्ट्रॉयड क्या होता है। तो इस पॉइंट को अगर हम यूं इस तरह मिलाएं कर्व्ड फॉर्म में इस पॉइंट के साथ, और इसको मिलाएं ऐसे, तो ये जो इस तरह की शेप बनती है, दिस इज कॉल्ड एस्ट्रॉयड। अब ये जो शेप बनती है ये असल में कैसे बनती है? बनती ये ऐसे है कि यहाँ पे ये जो एक आउटर सर्कल है, बड़ा सर्कल है, इसके अंदर इसकी सरकमफेरेंस के ऊपर हम अंदर की साइड पे एक सर्कल को चलाते हैं, और वो सर्कल जब यूं मूव करता हुआ चलता है, रोल करता है इसके अंदर, तो ये इस तरह की एक कर्व ड्रॉ करता चला जाता है, और वो कर्व जो है उसको हम एस्ट्रॉयड कहते हैं। अब ये देख लें, इस चूँकि ये पूरा एक चक्कर लगा के आता है तो इसके 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। हमने एक्चुअल में ये जो पहला क्वाड्रेंट है, जो पहले क्वाड्रेंट के अंदर इसका पोर्शन लाई करता है, हमने उसका सेंटर ऑफ मास मालूम करना है, जिसको हमने यहाँ पे शेडेड फॉर्म में डिनोट कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है। अभी भी इसको इससे अच्छे तरीके से मुझे अंदाज़ा है कि शायद समझ नहीं आई होगी, तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि मैंने इंटरनेट के ऊपर ये एक जिप फाइल ढूंढी है, वो आपको दिखा देते हैं। अब आप देखिएगा कि ये एस्ट्रॉयड कैसे ड्रॉ होता है। यहाँ से ये एक सर्कल मूव कर रहा है एक बड़े सर्कल के अंदर, इसके सरकमफेरेंस के ऊपर ये रोल कर रहा है पूरा एक चक्कर लगाते हुए। अब जब ये इस केस में ये जो छोटा सर्कल है, इसके एक पॉइंट के ऊपर, ये एक पॉइंट जो फिक्स है, वो इसके ज़रिए से हम एक ये कर्व ड्रॉ कर रहे हैं इनसाइड द बिगर सर्कल। ये जो रेड कलर से डिनोट हो रही है, ये एक्चुअली हमारा एस्ट्रॉयड इस तरीके से बनता है, इसको एस्ट्रॉयड कहते हैं। आई होप कि अब ये आपको कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, तो सॉल्व करते हैं हम सॉल्यूशन। हम यहाँ पे लिखते हैं कि द एस्ट्रॉयड, द center of mass, centroid G x bar y bar of the portion of asteroid that lies in the first quadrant is given by। तो ये अब हमारे पास चूँकि एक्स वाई प्लेन में दिया गया है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स वाई इंटू डी एक्स फ्रॉम ए टू फ्रॉम, चलेंगे इसकी लिमिट हम अभी लिखते हैं, डिवाइडेड बाय वाई डी एक्स, और इसका भी इंटीग्रल। अब आप देखें इस पॉइंट ओ से इस पॉइंट ए तक, पॉइंट ओ में एक्स एक्सिस ये ओ 0 है, और इस तरफ जो एक्स का कोऑर्डिनेट है वो ए है,
तो ये पॉइंट जो ये एरिया है ये वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 टू ए, तो इसकी लिमिट हो जाएगी 0 टू ए और ये भी हो जाएगा 0 टू ए। इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 1, राइट। लेकिन ये हमने इसमें थोड़ी चेंजेस करने की जरूरत पड़ेगी। क्यों? बिकॉज वी आर गिवन दैट x is equal to a cos cube theta and y is equal to a sin cube theta। ठीक है जी। अब अगर हम यहां पे जो प्लेन दिया हुआ है दैट इज एक्स वाई प्लेन, और इस तरफ जो राइट हैंड साइड पे जो हमें इक्वेशन गिवन है दैट इज इन पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा की फॉर्म में दिया गया है, तो फिर हम क्या करते हैं, हमें इसकी अकॉर्डिंगली लिमिट्स को डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, यहाँ पे x है 0, पहले x 0 है और फिर यहाँ पे x a के बराबर है, यानी x की वैल्यू वेरी कर रही है फ्रॉम 0 टू a। तो पहले फिर हम लिखते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 0 होगा तो फिर थीटा क्या होगा, हमने x लेफ्ट हैंड साइड पे 0 पुट कर दिया, इधर रह जाएगा a cos क्यूब थीटा। तो यहां से फिर हमारे पास आ जाएगा cos क्यूब थीटा, ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम दोनों तरफ क्यूब रूट ले लें तो ये फिर हो जाएगा cos थीटा, 0 की पावर 1/3 वो 0 ही रहेगा। तो यहाँ से फिर अगर हम थीटा मालूम करना चाहें तो वो हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0, और हम जानते हैं कि cos इनवर्स 0 किस पर होता है, थीटा इज इक्वल टू π/2। 90 डिग्री के ऊपर cos की वैल्यू 0 हो जाती है। सो देयरफॉर व्हेन हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 0, थीटा हमारा हो जाएगा π/2 के बराबर। ठीक है जी। अब दूसरे केस में है x इज इक्वल टू a। अब जब a होगा तो फिर क्या बनेगी, when x इज इक्वल टू a, देन अब इस इक्वेशन में x की जगह पे आप a पुट कर दें तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा। दोनों तरफ a से जब डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1। दोनों तरफ क्यूब रूट ले लिया तो हमारे पास आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से थीटा निकालना हो तो हमारे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1, और cos इनवर्स 1 हम जानते हैं कहाँ पे होता है, देयरफॉर cos इनवर्स 1 की वैल्यू होती है 0, यानी cos 0 जो है वो 1 के बराबर होता है। तो हमारे पास दूसरी चीज क्या आ गई कि व्हेन x इज इक्वल टू a होगा तो थीटा इज इक्वल टू 0 होगा। ये दो रिजल्ट हमने यहाँ पे फाइंड आउट किए। इन दोनों रिजल्ट्स को हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ब्रैकेट में ड्रॉ कर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिख लेते हैं। तो ये दो चीज़ें हमारे पास आ गई। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, सो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, तो क्या बनेगी, x बार इज इक्वल टू इंटीग्रल xy इंटू dx डिवाइडेड बाय इंटीग्रल y dx। और यहाँ पे था पहले 0 ऐसे ही, और यहाँ पे था a। अब हम देखेंगे कि जब x की वैल्यू 0 है तो थीटा बन जाता है π/2, तो फिर हम इस 0 की जगह पे पुट कर देंगे π/2। ठीक है, और a जब x की वैल्यू a होगी तो थीटा हो जाएगा 0, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे थीटा की वैल्यू 0। तो इसका मतलब ये हुआ
कि हमारे पास जो थीटा की वैल्यू वेरी कर रही है दैट इज़ फ्रॉम π/2 टू 0, और इधर भी हो जाएगी π/2 टू 0। और इस इक्वेशन को अब हम क्या देते हैं, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2, और इस इक्वेशन को हमने एक्चुअली सॉल्व करना है। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। दिस इंप्लाइज x बार इज इक्वल टू इंटीग्रल, x की जगह आ जाएगा a cos क्यूब थीटा, इसके बाद y है तो y की जगह आ जाएगा a इंटू साइन क्यूब थीटा, ये दोनों गिवन है हमारे पास। इसके बाद आ जाएगा dx है इस a cos क्यूब थीटा का डेरिवेटिव, तो हम इसका डेरिवेटिव यहीं पे ले लेते हैं। ये 3 पावर रूल से नीचे आ गया, इसके बाद a वैसे ही रहा, इसके बाद cos की पावर कम हो जाएगी, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और cos थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, और फिर थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा डी थीटा। तो ये हमने dx निकाल लिया, और इसकी वैल्यू है फ्रॉम, लिमिट है फ्रॉम π/2 टू 0 डिवाइडेड बाय इंटीग्रल y लिखना है, y आ जाएगा हमारे पास a इंटू साइन क्यूब थीटा, आगे आ जाएगा dx की वैल्यू हमने ये लिख ली 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन ऑफ थीटा इंटू डी थीटा फ्रॉम π/2 टू 0। ये हमारे पास आ गया। सो दिस इज, अब यहाँ से देखिए ये माइनस है, ये 3a, ये भी a और ये भी a, 3 a हमारे पास है। फिर देख लें, मैं इस पर टिक कर देता हूँ, ये a, ये a और ये a, तो ये a क्यूब बन जाएगा, साथ में आ जाएगा 3 और ये माइनस साइन भी, तो बाहर आ जाएगा हमारे पास -3a क्यूब। इसके बाद हम लिख लेते हैं इंटीग्रल, इसके बाद है ये साइन क्यूब थीटा है और ये साइन थीटा है, तो दोनों को मिला देंगे, ये बन जाएगा साइन ऑफ साइन की पावर 4 थीटा। इधर देखें ये कॉस क्यूब थीटा है, ये कॉस स्क्वायर थीटा है, इन दोनों को मिला दें तो ये बन जाएगा कॉस की पावर 5 थीटा, और आखिर में डी थीटा, और लिमिट है फ्रॉम π/2 टू 0 डिवाइडेड बाय, अब ये a और ये a स्क्वायर, साथ में ये 3 बाहर आ गया 3a स्क्वायर, और साथ में ये माइनस भी, ये भी बाहर आ गया, और यहाँ पे आ गया इंटीग्रल π/2 टू 0। अब देखें ये साइन क्यूब थीटा है और ये साइन थीटा है, दोनों को मिला दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये साइन की पावर 4 थीटा इंटू ये कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम कटिंग शटिंग कर लेते हैं। अब देखें ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, ऊपर सिर्फ एक पावर आ जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा x बार इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा a इंटू, अब ये देखिए ये π/2 से 0 पे है, तो हम इसको लिख सकते हैं, ये एक प्रॉपर्टी है मल्टीपल ये डेफिनेट इंटीग्रल्स की, कि अगर आप इनकी लिमिट्स की इंटरचेंज कर दें, यानी इसको मैं π/2 से 0 की बजाय 0 टू π/2 कर दूं, ठीक है, तो इसके, अच्छा ये -a था, तो यहाँ पे माइनस लगा, अभी मैंने इसको प्लस नहीं किया, माइनस प्लस नहीं किया, ऊपर वाले माइनस को इसके साथ ही रखा है। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है, जब हमने इस π/2 को ऊपर ले गए, 0 को ऊपर से नीचे ले आए, लिमिट चेंज कर दी, तो इसके साथ ऑटोमेटिकली एक माइनस और लग जाएगा, यानी इसके साथ नेगेटिव साइन लग जाता है।
इसकी नेगेटिव पॉजिटिव में बदल जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव में बदल जाता है। तो यहाँ पे हमारे केस पे ये चूंकि हमने इसकी लिमिट्स इंटरचेंज कर दी तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और वो माइनस इस ऑलरेडी माइनस को मिला के प्लस कर देगा, राइट। तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं, प्लस को हम लिखते नहीं हैं, ये प्लस बन जाएगा। बाकी उसी तरह रहा, साइन की पावर 4 थीटा इंटू कॉस पावर 5 थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय इंटीग्रल। यहाँ पे तो कुछ नहीं रहेगा, हाँ यहाँ पे ये माइनस साइन है, इसको हम प्लस कर देंगे। कैसे? इस π/2 को ऊपर और 0 को नीचे ले आने से। ये हो जाएगा 0 to π/2 और यहाँ पर ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है जी। तो उसको भी हम लिखने की ज़रूरत कोई ख़ास नहीं होती, अंडरस्टूड होता है कि जहाँ कुछ ना हो वहाँ पे प्लस होता है। तो यहाँ पे नीचे यही रहेगा, साइन की पावर 4 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब स्टूडेंट हमने वॉलीज फार्मूला शुरू में बताया था, उसकी एप्लीकेशन की बात आती है। यहाँ पे आप देखें, ये वॉलीज फार्मूला हम चलते हैं, वॉलीज फार्मूला दिखाता हूँ आपको। ये वॉलीज फार्मूला है जो मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है कि जब इंटीग्रल में p इवन होगा और q ऑड होगा तो फिर क्या होगा, साइन की पावर p थीटा कॉस की पावर q थीटा ये बराबर होगा इस फार्मूले के, p-1 p-3 p-5 एंड सो ऑन। और इसी तरह q की वैल्यू में आ जाएगा q-1 q-3 एंड सो ऑन। और डिनोमिनेटर में आ जाएगा p और q को प्लस कर दिया, एक दफ़ा प्लस किया और फिर हर दफ़ा उनमें से 2 का डिफरेंस आता जाएगा, यानी p + q - 2, फिर आएगा p + q - 4 और सो ऑन चलता जाएगा। ये उस सूरत में है जब p भी इवन और q ऑड होगा। लेकिन जब दोनों इवन होंगे, p भी इवन होगा q भी इवन होगा, तो फिर क्या होगा, बाकी फार्मूला सेम रहेगा जो ऊपर वाला फार्मूला है, आखिर में सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर देना है हमने π/2 से। तो ये मैंने यहाँ पे ये वॉलीज फार्मूला, इसको कहते हैं वॉलीज फार्मूला, यहाँ पे लिख दिया हुआ है। अगर आपको फिर भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो आप इसको यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसको आराम से समझ लें, और ताकि वहाँ पे हम इसको जब अप्लाई कर रहे हो तो आपको अच्छी तरह उसकी समझ आनी चाहिए। तो आइए वापस चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास अब ये सिचुएशन है, यहाँ पे हम देख लें p जो है वो इवन है, ये इवन और ये ऑड है, ये q ऑड है, और नीचे वाले केस में ये इवन है और ये भी इवन है। तो इसीलिए ये मैंने स्पेशली ये वाला दोनों केसेस डिस्कस किए कि पहली दफ़ा इवन और ऑड हो तो क्या सिचुएशन बनती है। तो हम ये लिखते हैं यहाँ पे a इंटू, अब है इवन और ऑड। इवन के केस में क्या है, 4, ये p है तो 4 - 1, फिर 4 - 3 और उसके बाद आ जाएगा 4 - 5। लेकिन 4 - 5 जैसे ही हम करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। हमने नेगेटिव भी नहीं होने देना, ज़ीरो भी नहीं होने देना, तो लिहाजा ये ख़त्म हो जाएगा और p के साथ जो भी हमने कमल करना था वो यहीं पे आके ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद है q की बारी। अब देख लें यहाँ पे ये फार्मूला आपके सामने है, p-1 p-3, फिर आएगा q-1 q-3। तो q है यहाँ पे 5, तो हम लिखेंगे इसको 5 - 1, फिर 5 - 3 और फिर उसूली तौर पे तो आना चाहिए 5 - 5, लेकिन 5 - 5 ज़ीरो हो जाएगा, तो ये सारा फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा, लिहाजा ये यहाँ तक हमने नहीं जाना। ठीक है जी, तो ये 5 - 3 पे जाके ख़त्म हो जाएगा। डिवाइड कर दें। अब डिवाइड में क्या था, डिवाइड में ये है कि p + q और फिर उनमें 2 का डिफरेंस आता जाएगा। तो यहाँ पे हम हो जाएगा
यहाँ पे हम लिखेंगे p प्लस क्यू क्या है, 4 और 5 9 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय फिर 2 2 का डिफरेंस 7, फिर 2 का डिफरेंस 5, फिर 2 का डिफरेंस 2 और फिर 2 का डिफरेंस 1 और उससे आगे फिर जब करेंगे तो वो नेगेटिव आ जाएगा और नेगेटिव हमने लिखना नहीं है। इसके बाद आ जाएगा डिवाइडेड बाय। अब क्या होगा, अब इनकी बारी, इन अब के डिनोमिनेटर में दोनों इवन है, तो इवन के केस में हमने बताया कि बाकी तो सब कुछ सेम ही होगा, आखिर में पाई बाय 2 से मल्टीप्लिकेशन होगी। तो यहाँ पे हम करते हैं उसी केस में, यहाँ पे इवन 4 है तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1, 4 माइनस 3। अब इससे आगे हम इसको लेके नहीं चल सकते तो स्टॉप कर देंगे। इसके बाद आ जाएगा q, q है 2 तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 और फिर 2 माइनस 3 करेंगे तो वो नहीं कर सकते, लिहाजा ये इधर ही रुक जाएगा। डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय, अब ये उसी तरह p प्लस क्यू और फिर 2 2 का डिफरेंस, तो ये हो जाएगा p प्लस, जब q किया 4 और 2 6 हो जाएगा, फिर 2 का डिफरेंस मल्टीप्लाई 4, फिर 2 का डिफरेंस 2, फिर 2 का डिफरेंस 0, लेकिन 0 आप नहीं लिख सकते, और आखिर में मल्टीप्लिकेशन पाई बाय 2। तो ये इस तरीके से हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा a इंटू 4 में से a क्या 3, 4 में से 3 गए 1, फिर 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 3 2, डिवाइडेड बाय, ये उसी तरह रहा 9 7 5 3 1, डिवाइडेड बाय 4 में से 1 गया 3, 4 में से 3 गया 1, 2 में से 1 गया फिर 1 और डिवाइडेड बाय 642, ये 642 उसी तरह रहा, मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 2। सो दिस इंप्लाइज x बार, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा a इंटू 3 1 4 2 डिवाइडेड बाय 9 7 5 3 1 और ये मल्टीप्लाई उलट जाएगी तो ये 6 4 2 2 ऊपर आ जाएंगे, 6 4 4 2 ये ऊपर आ गए और डिवाइड कर देंगे हम ये 3 पाई से, क्योंकि ये 1 है ये भी 1 है तो नीचे सिर्फ पाई रह गया तो ये 3 पाई हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें कैंसिलेशन हो रही हैं तो उनको कट कर देते हैं। मसलन यहाँ पे ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ये 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6 हो गया बस, और मेरे ख्याल में कोई ख़ास कटौती नहीं हो रही। तो हम अब देखते हैं ये क्या बन गया, तो और कोई नहीं है तो इसको देख रहे हैं। हाँ यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये है 6 4 2, ठीक है जी, और फिर 2, तो ये 2 2 दो दफ़ा आएगा, यहाँ पे हमने 4 दो दफ़ा कर दिया, यहाँ पे हम कर देते हैं 6 4 2 2। तो जब इसको हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास क्या बन गया, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64 और 64 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 256 और साथ में ये a भी है तो a भी लिखा दिया, डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 45, 45 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाता है 315 और साथ में आ जाएगा पाई। सो देयरफॉर हमारे पास x बार आ गया 256 a डिवाइडेड बाय 315 पाई, और ये हमारे पास पहला जो x कोऑर्डिनेट है सेंट्रॉइड का वो मिल गया। और y को निकालने के लिए हमें कुछ लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं, बिकॉज आप देख लें ये एक सिमेट्रिकल किस्म की प्रेजेंटेशन है
जिस तरह इधर है उसी तरह वाई एक्सिस के लिए भी होगा। तो यहाँ पे फिर हम लिख सकते हैं बाय सिमेट्री, बाय सिमेट्री y bar is also equal to 256 divided by 315 पाई, और इसके साथ a भी है। तो ये हमारे पास y कंपोनेंट x कंपोनेंट के बराबर होगा। सो देयरफॉर सेंट्रॉइड g x bar y bar is equal to 256 is equal to 256a over 315 पाई, और ये दूसरा भी यही है 256a over 315 पाई, और ये हमारा आंसर आएगा। तो आई होप स्टूडेंट कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा, मेरी एफर्ट पसंद आई, तो कमेंट में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा, दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं